नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बजट 2023 में क्या कुछ खास रहा, इस बुलेटिन में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत टॉप 10 ब्रेकिंग के साथ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में आम बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने कहा कि ये अमृतकाल का पहला बजट है। भारत की अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है। दुनिया ने भारत की इकोनॉमी को सराहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया। अब तक 7 लाख रुपए तक की सालाना कमाई तक टैक्स नहीं देना होगा। अभी ये सीमा 5 लाख रुपए थी। मोबाइल फोन और कैमरे के लेंस सस्ते होंगे। एलईडी टीवी, खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक वाहन सस्ते होंगे। सोने, चांदी और प्लेटिनम के आइटम महंगे होंगे। सिगरेट पर ड्यूटी बढ़ाकर 16% की गई। महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना के दौरान 80 करोड़ लोगों को राशन दिया गया। कोशिश है कि कोई भूखा ना सोए। मुफ्त अनाज पर 2 लाख करोड़ का खर्चा हुआ। मुफ्त अन्न योजना अगले साल तक जारी रहेगी। देश में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हुई। वर्तमान वर्ष के लिए हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है। कृषि क्षेत्र में डिजिटल विकास पर जोर दिया गया है। कृषि स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाया जाएगा। रोजगार पैदा करने पर सरकार का ध्यान है। पीएम आवास योजना खर्च को 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ से अधिक किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। अगले 3 साल में 740 एकलव्य स्कूलों के लिए 38,800 टीचर्स और स्पोर्ट स्टाफ नियुक्त किए जाएंगे। 157 मेडिकल कॉलेज के साथ कोलोकेशन के 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। सदन में वित्त मंत्री ने बताया कि 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। इंफ्रा पर खर्च 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ किया जाएगा। रेलवे के लिए 2,40,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। इन्वेस्टमेंट खर्च को 33% से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च करेगी। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कुशल बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। 47 लाख युवाओं को 3 साल के लिए स्टाइपेंड किया जाएगा। तो आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश किया और कई ऐलान किए। 8 साल बाद आखिरकार इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ाई गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि नए टैक्स सिस्टम के तहत 7 लाख तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। 1 घंटा 27 मिनट की स्पीच में सीतारमण ने गरीबों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा कि गरीबों को मुफ्त अनाज की स्कीम 1 साल और चलेगी। 50 नए एयरपोर्ट और हेलीपैड भी बनाए जाएंगे। युवाओं के लिए 30 इंटरनेशनल स्किल सेंटर्स भी बनेंगे। रेलवे के खर्च के लिए 2,40,000 करोड़ दिए गए हैं।
एमएसएमई को 9,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटी और ऊर्जा सुरक्षा के लिए 35,000 करोड़ रुपए जैसे बड़े ऐलान किए गए। और अगर बात करें सैलरी क्लास को लेकर की, तो सैलरी क्लास को बड़ी राहत मिली है। बजट में नौकरी और पेशा वर्ग के लोगों को राहत मिली है, बड़ी छूट मिली है। इनकम टैक्स छूट सीमा 7 लाख कर दी गई है। टैक्स छूट सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख की गई है। सालाना 7 लाख आय पर आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। नई टैक्स प्रणाली में 7 लाख तक इनकम टैक्स छूट के प्रावधान किए गए हैं। इसमें 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है। 3 से लेकर 6 लाख तक आय पर 5% टैक्स देना होगा। वहीं 6 लाख से लेकर 9 लाख तक आय पर आपको 10% टैक्स ही देना होगा। जबकि बात करें आगे की, तो आगे अगर आपकी सैलरी 9 लाख से लेकर 12 लाख तक है, आपकी आय इतनी है, तो आप 15% टैक्स देंगे। 12 लाख से लेकर 15 लाख तक अगर आपकी आय होती है तो आपको 20% तक टैक्स देना होगा। वेतन भोगियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा दिया गया है। पेंशनधारियों के लिए भी स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया गया है। 15 लाख से ऊपर आय पर 30% तक टैक्स देना होगा। नई टैक्स प्रणाली ही डिफॉल्ट टैक्स रिजीम होगी। उच्चतम टैक्स सरचार्ज 37.5% से घटाकर 25% किया गया है। और चलिए बात कर लेते हैं युवाओं की, कि बजट में युवाओं के लिए क्या कुछ खास रहा। पीएम कौशल विकास स्कीम 4.0 लॉन्च किया जाएगा। 30 नेशनल स्किल सेंटर लगाए जाएंगे। 47 लाख युवाओं को 3 साल के लिए स्टाइपेंड किया जाएगा। पीएम कौशल के तहत नौकरी के दौरान प्रशिक्षण भी दिए जाएंगे। एमएसएमईज के लिए ब्याज दर पर 1% की छूट दी गई है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस वक्त कुछ बोल रही हैं, सुनाते हैं। Broadly, I think the 4 emphasis points are on empowering women, giving a lot more attention to the SHG groups which are in the rural areas, trying to scale them up, give them the opportunity to brand and produce and also market their products in a far more scaled up and professional manner. Emphasis on tourism and training of youth for readying themselves for tourism. Specific action for 50 destinations where comprehensive tourism action plans will be introduced. Then what is being called as PM Vikas, looking at Vishwakarma, people who create things, make things out of their hands using tools. In some states they are called Vishwakarmas, in some other states some castes are referred to as Vishwakarma, but what we mean here is to cover all those artisans and craftspeople who do things with their hands using some tools. So not specifically only to some particular communities, but to all who create the soft power of India through their craftsmanship. Then the 4 is green growth, the 4th one, which is in every sphere of life we have policy interventions and enabling provisions made so that India moves fast on the transition to renewable energy. The investments made for hydrogen mission, renewable energy transitional facilities which we need, natural gas, and also looking at biogas, also evacuation of power from renewable energy sources located in Ladakh to the rest of the country. So those are 4 highlights which I'd like you to go back to see the scale in which we are approaching these issues and the impact that it will have on large sections of India's population. Then, of course, I gave 7 priorities, which began with talking about inclusive growth, investments in infrastructure, also reaching the last mile so that
those who are still left without a house or a sanitary facility or a road which is reaching them, and so on. So the last mile, reaching the last mile for those who desperately need that kind of a link are all being covered. Then we are also looking at a very futuristic fintech financial sector for which we have brought in some specific ideas. We are looking at also improving the industrialization of this country, where people will be trained for Industrial Revolution 4.0, which means they're going to be trained for AI, IoT, using Web3 in other words. So training manpower to ready themselves for industries which are rapidly becoming industrialized in the Web3 context. Then digital economy, unleashing the digital power of India in various walks of life, setting up an artificial intelligence research center, center for excellence. So all these are in part A. There's a lot of increase in the agriculture credit availability, 20 lakhs being made available for agriculture credit. Also a sub-scheme under the PM Matsya Sampada Yojana, making sure that people living in the coastal areas are going to benefit from it, fishermen are going to benefit from it. Now, if largely the Part A has looked at these, Part B has aimed at rationalizing the customs duties, also making sure personal income tax, after a very long time, has had substantial changes which will benefit the middle class. And also because this country has been waiting for direct taxation to be simplified, also waiting for direct taxation to be a lot more easy in compliance, and therefore the new taxation regime that we brought in for direct taxation 2-3 years ago has now got greater incentives, greater attraction, so that people can unhesitatingly move from the old to the new. Of course, we are not compelling anybody. Those who want to remain in old can still remain there for enough justifications that they can have. But the new one, obviously, is now attractive because it gives greater rebate. It also provides for a simplified and smaller slabs, lower rates of taxation, and also slabs which are nicely broken down. So with all this, I think the budget, I've not gone into specifics, but I thought as an opening remark, this much will be sufficient to say this is a budget which is beautifully balanced, both growth considerations, because the capital investment has never before seen double-digit investment announcements. 10 lakh crore, which includes 1.3 lakh crores being given to states, is going to give a big leg up for capital investment from government. So the balancing that I'm talking about is looking at public sector investments, continuing that good tradition of capital investment in infrastructure, and also attending to MSMEs, because they are the engine of growth. We've given them relief, we have also given them new access, we have extended and widened the emergency credit liquidity guarantee scheme, also given them back their securities, 95% of it, even if they fail to deliver on contractual promises which were during the COVID pandemic. So the balancing is, one, we could sustain the capital infrastructure expenditure from the government, simultaneously in the private sector give a lot of push and impetus for the MSME, and not forgetting the individuals, the middle class individuals who needed that kind of a tax breaks and relief through taxation. So the large macroeconomic considerations have also been kept in mind. The fiscal consolidation has not been kept in the back burner. We've attended to it. We are respecting the glide path we gave ourselves 2 budgets ago. 6.4 this year fiscal deficit, and the forthcoming year for which the budget is presented now, 5.9% fiscal deficit.
So broadly, I leave it at this. I suppose when you ask questions, we can answer the rest. Thank you. Thank you for coming here today. Good afternoon, ma'am. Shishir here from Hindu Business Line. Ma'am, my question is that when there is an announcement for 7 lakh rupees under new tax regime, that will no tax to be paid, and then you are talking about rejigging the new tax regime, does this mean that this is the end of exemptions for various incentives, exemptions for investment and savings? Well, I've already addressed this, I think. We want to make the new tax regime, which is without exemptions, attractive enough for people to think that this will be the best option for them because it gives them better rates. It doesn't also make the compliance a burdensome exercise. If rates are so low, you're going to benefit net by paying lesser tax. Even those exemptions that you would have otherwise gained from would have resulted in probably net amount being the same. So we made this a lot more attractive. But if there are people who still think that being in the exemption regime, which is the old regime, benefits them, they're welcome to continue where they want. But yes, the ultimate interest is to make the simpler regime more attractive. And that is why we've come up with this. Ma'am, firstly, many congratulations on that fiscal consolidation, because I keep asking you that question. But the issue today is about people in terms of, there is a big gamble in terms of capital expenditure. When you do that, does it actually trickle down to the people? Does it create jobs? I know you've been doing this for the last 2 years. Are you sure that this will really trigger off job creation, one, to, money in the hands of the poor people? The second, of course, is about inflation, which again, like last year, you haven't really touched about it, but you have had the letter from RBI. Your chief economic advisor yesterday says we are in uncertain times, but we hope that it will be under the check of 4 to 6%, hopefully the lower band of RBI. What is your answer to both these points? First of all, on the inflation, I think, yeah, you're right in saying RBI wrote a letter and what. But in the meanwhile, you've seen inflation come down, both the CPI and WPI. Action is being taken by the government. We take inflation-related steps as and when things develop in the ground and in response to it. And that has borne result. So inflation is not something which we are looking the other way while it is changing up and down. We have kept attending to it, and as a result, you find the result. On fiscal consolidation, you asked me the question, and I've already explained that we've attended to it with all earnestness, having respected the glide path we gave ourselves earlier. Jobs. Yeah. See, first of all, I find it a bit odd you may want to ask this question like this. Capital expenditure. I would have appreciated if you asked me, you said something in the BE, but you have not really exhausted what you put forth. You have not really used it in the ground. It is unfulfilled in the sense targets have not achieved. I would have been happy to answer if that were to be the case. But you're asking me a question about, in the sense you are implying that we have fully utilized what has been kept for capital investment. Therefore, it makes me feel odd that you're asking a question of actually have jobs been created or not. When projects are undertaken and money is utilized, and that it is utilized is coming through from the budget statement, how would the projects get तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को हम सुन रहे थे बजट पेश करने के बाद वो मीडिया से मुखातिब हो रही हैं, उनके सवालों का जवाब देती हुई नजर आ रही है। और चलिए अब बात करते हैं बजट में किसानों के लिए क्या है। तो किसानों की अगर बात की जाए तो किसानों को भी कई बड़ी सौगातें मिली है। कीटनाशक के लिए 10,000 बायो इनपुट सेंटर बनाए जाएंगे। गोबर धन स्कीम के तहत 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 1 करोड़ किसानों से नेचुरल फार्मिंग करवाए जाएंगे। वैकल्पिक
फर्टिलाइजर के लिए नई स्कीम भी लॉन्च की गई है। कॉटन के लिए पीपीपी प्रोग्राम के तहत प्लान भी तैयार किया गया है। एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड का गठन होगा। गोबर स्कीम के तहत 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कीटनाशक के लिए 10,000 बायो इनपुट सेंटर बनाए जाएंगे और 1 करोड़ किसानों से नेचुरल फार्मिंग भी कराए जाएंगे। वैकल्पिक फर्टिलाइजर के लिए नई स्कीम भी लॉन्च की जाएगी। तो ये किसानों को ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि इस बजट में क्या कुछ खास मिला है, क्योंकि किसानों की भी नजर इस बजट पर टिकी हुई थी। किसान लंबे समय से एमएसपी की मांग कर रहे थे, हालांकि इसे लेकर उनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो सकी, लेकिन कई सारी सौगातें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों को दी है। बजट के माध्यम से आपको दिखाकर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों को इस बजट से क्या मिला है। फर्टिलाइजर के लिए नई स्कीम किसानों के लिए लॉन्च की गई है। और चलिए अब बात करते हैं महिलाओं की, क्योंकि महिला वो वर्ग है जिसे खास इंतजार इस बजट को लेकर था, क्योंकि महंगाई की वजह से थोड़ा उनका भी बजट गड़बड़ा सा गया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि महिलाओं को बजट में आखिर क्या मिला है। तो महिला सम्मान बचत योजना लॉन्च की गई है। 2 साल के लिए महिला सम्मान बचत योजना लॉन्च की गई है। महिला सम्मान सेविंग स्कीम पर 7.75% का ब्याज दिया जाएगा। और चलिए हेल्थ सेक्टर की बात कर लेते हैं। हेल्थ सेक्टर के लिए बजट में क्या कुछ दिया गया, हेल्थ सेक्टर को क्या बड़े तोहफे मिले हैं। मेडिकल उपकरण के लिए मल्टी डिसिप्लिन स्कूल खोले जाएंगे। फार्मा सेक्टर के लिए नए प्रोग्राम चलाए जाएंगे। फार्मा में रिसर्च इनोवेशन पर नया प्रोग्राम चलाया जाएगा। मेडिकल कॉलेजों के साथ नर्सिंग कॉलेज भी बनाए जाएंगे। 157 नर्सिंग कॉलेज भी खोले जाने हैं। तो मेडिकल के क्षेत्र में ये बड़ी सौगातें आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दी हैं। तो ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार आपको दिखा भी रहे हैं, देश में 157 नर्सिंग कॉलेज खोले जाने हैं, जो एक बड़ी सौगात के तौर पर देखा जा सकता है। और चलिए अब बात कर लेते हैं एमएसएमई सेक्टर की, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर वो है जिसे ग्रोथ करने का बहुत ज्यादा स्कोप है और इसे लेकर लोगों की आस बहुत ज्यादा थी। इनमें क्या बड़े ऐलान किए गए हैं ये आपको बता दें। ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार आपको दिखा भी रहे हैं, कोरोना से प्रभावित एमएसएमईज को 95% रकम वापस कर दी जाएगी। एमएसएमईज के लिए ब्याज पर 1% की छूट दी जाएगी और नई स्कीम में एमएसएमईज के लिए ब्याज पर छूट दी जानी है। और सैलरी क्लास को बड़ी राहत मिली है। सैलरी क्लास की बात करें, जो जॉब पर जाते हैं, जिन्हें सैलरी मिलती है, उन्हें क्या राहत मिली है ये चलिए फटाफट आपको बता देते हैं। बजट में नौकरी और पेशा वर्ग के लोगों को बड़ी राहत मिली है। इनकम टैक्स में छूट दी गई है। छूट की जो सीमा है उसे बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है। टैक्स छूट सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी गई है। सालाना 7 लाख आय तक आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। नई टैक्स प्रणाली में 7 लाख तक इनकम टैक्स पर छूट के प्रावधान बनाए गए हैं। नई टैक्स प्रणाली में 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है। 3 लाख से लेकर 6 लाख तक अगर आपकी आय है तो आपको 5% टैक्स देना होगा। वहीं 6 लाख से लेकर अगर 9 लाख तक आपकी आय है तो आपको 10% तक टैक्स देना होगा। और वहीं अगर 9 लाख से लेकर 12 लाख तक आपकी आय है तो आपको 15% का टैक्स देना होगा। 12 लाख से लेकर 15 लाख तक के आय वालों को 20% का टैक्स देना होगा। वेतन भोगियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा दिया गया है। पेंशनधारियों के लिए भी स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया गया है। 15 लाख से ऊपर के आय वालों को 30% टैक्स देना होगा। नई टैक्स प्रणाली ही डिफॉल्ट टैक्स रिजीम होगी। उच्चतम टैक्स सरचार्ज 37.5% से घटाकर 25% किया गया है। तो टैक्स स्लैब में एक बड़ा छूट दिया गया है और इसका इंतजार पिछले बजट में भी किया गया था, लेकिन उस वक्त नहीं मिल पाया था और अब ये इंतजार पूरा हुआ है। 7 लाख तक अगर आपकी आय है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। और चलिए अब बात कर लेते हैं बजट के बड़े उपलब्धियों की। इस बजट में क्या कुछ बड़ी उपलब्धियां रही। 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन खाते खोले गए। 14.4 करोड़ किसानों को 2.5 लाख करोड़ ट्रांसफर किए गए हैं। महामारी के बाद निजी निवेश में भी बढ़ोतरी हुई है। इंफ्रा पर खर्च की बात करें तो 33% से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ किया गया है। 7,000 करोड़ की लागत से ई कोर्ट का तीसरा फेज शुरू किया गया है। सीनियर सिटीजन सेविंग पर 30 लाख का डिपॉजिट कैंप भी लगाया गया है।
और चलिए अब आपको फटाफट ये बता देते हैं कि इस बजट के बाद आपको कौन कौन से सामान अब सस्ते दर पे मिलेंगे, कौन कौन से वो सामान हैं जो महंगे हो सकते हैं। पहले सस्ते की बात कर लेते हैं। तो बजट के बाद क्या सस्ता हुआ है आपको बता दें। खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल, फोन जो आप मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं वो भी सस्ता हो गया है। कैमरा लेंस सस्ते हुए हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ता हुआ है। एलईडी टीवी भी सस्ता हुआ है। और चलिए फटाफट आपको ये बता देते हैं महंगा क्या हुआ है। बजट के बाद कौन सा वो सामान है जिसके लिए आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। किचन चिमनी महंगा हो चुका है। सिगरेट महंगा हुआ है। विदेश से आने वाले चांदी के गहने भी महंगे हो गए हैं। सोने का दाम भी बढ़ गया है। प्लेटिनम से बने गहने भी अब महंगे हो गए हैं। लगातार ये देखिए ग्राफिक्स दो आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझने की कोशिश करिए कि इस बजट के बाद वो कौन कौन से सामान हैं जो आपको महंगे मिलेंगे और कौन कौन से सामान हैं जो आपको सस्ते मिलेंगे। सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं क्या सस्ता हुआ है और दूसरे जो ग्राफिक्स आप देख पा रहे हैं वहां पर वो सामान की लिस्ट है जो अब आपको महंगे दाम में मिलेगी। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है। भाजपा ने बजट की तारीफ करते हुए इसे अमृतकाल का बजट बताया है। Women entrepreneurs, to fishermen, to tribal, to digital, what not? An exemption to the middle class in a very big way, from rubber planters to sugar cane growers to cooperative to skilling. As I said, and above all, तो सुना आपने किस तरीके से बीजेपी लगातार एक तरफ जहां जमकर इस बजट की तारीफ कर रही है तो वहीं कांग्रेस के नेता इस बजट को फ्लॉप बता रहे हैं। आप भी सुनिए। जुमले इस बजट में डालकर वो उन्होंने पुनरुच्चार किया उसका। और दूसरी चीज, बजट में सबसे ज्यादा प्राथमिकता होना चाहिए था जो आज इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, उसको कंट्रोल कैसा किया जाए वो उसमें नहीं है। Well, essentially, the big number is the fiscal deficit. And the fiscal deficit remains at an alarming 17 lakh, 18 lakh crore level. And so, therefore, if the government is going to borrow from the market, it's going to squeeze out the private sector. And therefore, the economy is not going to kickstart. And that's why you see a huge capital expenditure outlay from the government. So, essentially, de-horse the fluff. On fundamentals, there is a weakness in the budget. Look, some of those things are good. I'm not going to be completely negative, but I have still some questions. There was no mention of Manrega. What are we going to do about the poor rural labor? There was no mention of unemployment. There was no mention of inflation. So there are a number of questions still. There's some good things in the budget, I don't deny that. And I certainly found myself applauding when they created a new digital library for children around the country. Yeah, all these are good things. But there are still some fundamental questions that remain to be answered. तो बजट को लेकर कांग्रेस तो हमलावर है ही, वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा, सपा सांसद डिंपल यादव और आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी बजट को फ्लॉप बता दिया है। सुनिए। उसका इंक्लूसिव डेवलपमेंट, अगर आप बजट के प्रावधानों को देख लें, ओवरऑल पॉलिसी फ्रेमवर्क और उसकी दिशा देख लें, तो आपको लगेगा कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट की उनको तो समझ ही नहीं है। और एक हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आर्टिकल 39 मैंने कई बार उद्धृत किया है वित्त मंत्री साहिबा के समक्ष, जब भी बजट बनाए ना तो वो आर्टिकल 39 को जरूर देखें, लेकिन संविधान की ओर से आंखें मूंद करके अगर स्तुति गान वाला बजट बनाते हैं ना आप, कुछ भी हासिल नहीं होता। मेरा मानना है कि चुनावी बजट है और पूरी तरह चुनावी है। मिडिल क्लास को थोड़ी रियायत दी गई है, लेकिन जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और हर सेक्शन और हर स्टेप में महंगाई जहां बढ़ रही है, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने किसानों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा है। सरकार तो हर बार यही कहती है, लेकिन जो उम्मीद थी, जैसे इनकम टैक्स के अंदर जो छूट दी वो 5 लाख से 7 लाख दी, वो ठीक है छूट दी, लेकिन ये 10 लाख रुपए इनको करनी चाहिए ताकि आम आदमी को इसकी राहत मिलती है। और कर्नाटक के अंदर जब चुनाव है, उन्होंने सूखे के लिए वहाँ आर्थिक पैकेज दिया, तो राजस्थान में भी चुनाव है, राजस्थान का तो नाम भी नहीं लिया इस बजट के अंदर, तो राजस्थान को निराशा हाथ लगी।
आय दुगनी करने की बात करें किसानों की, मोटे अनाज की बात करें तो बाजरा का तो कोई समर्थन मूल्य भी नहीं है, जो सबसे मोटे अनाज के रूप में जिसका बखान ये लोग कर रहे हैं। एक रोजगार जो देश के अंदर, रोजगार की कोई बात इसके अंदर नहीं की। बजट को लेकर एक और जहां सरकार अपनी प्रशंसा करती नहीं थक रही है, तो वहीं जो विपक्ष है वो लगातार इसे लेकर आक्रामक हो रहा है और कई तरीके के आरोप सरकार पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, ये जानने के लिए इस वक्त सहयोगी महिमा जैन जयपुर से सीधे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। महिमा, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाइए, क्योंकि चलिए हम ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी ट्वीट सामने आ चुका है, क्योंकि विपक्ष लगातार इस बजट को लेकर हमलावर है। और इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा है, केंद्रीय बजट की यदि राजस्थान के संदर्भ में बात की जाए तो ये बजट प्रदेश के लिए घोर निराशाजनक रहा। राजस्थान राज्य के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजना ERCP को राष्ट्रीय दर्जा देने की हमारी वाजिब मांग थी। केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किए जाने से प्रदेशवासियों को निराशा हुई है। ये ट्वीट इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से ये ट्वीट किया गया है और ERCP के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश भी की गई है। और महिमा सहयोगी हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ चुके, उन्हीं के पास चलेंगे और ग्राउंड रिपोर्ट जानेंगे कि क्या वाकई बजट को लेकर लोग खुश हैं या नाखुश। महिमा, क्या कहते हैं लोग इस बजट को लेकर? उम्मीदें पूरी हो पाई उनकी? जरा बातचीत करिएगा उनसे। बिल्कुल प्रियंका, देखिए आज आम बजट 2023 जनता के सामने पेश किया गया है और अब ऐसे में जनता से ही जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर उनकी इस बजट से उम्मीदें क्या थी और सरकार उनकी उम्मीदों पर कितना उतर पाई है। खास तौर पर महिलाओं की उम्मीदें भी बजट से बहुत देखी जाती है, तो मैं महिलाओं और गृहिणियों के साथ ही इस वक्त मौजूद हूँ, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर उनकी इस बजट से कितनी उम्मीदें थी और कितनी उम्मीदों पर सरकार खरा उतर पाई है। मैम नमस्कार जी, सबको खूब सारी शुभकामनाएं, खूब बधाई कि आज इतना बढ़िया बजट आया है। अमृत काल का ये बजट है, निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है और बहुत ही उम्दा, बहुत ही सुंदर बजट दिया है। बजट के अंदर हर इंसान ये देखना चाहता है कि मुझे क्या मिला, और ये बजट कुछ ऐसा है जिसमें सब हर वर्ग को कुछ ना कुछ मिला है। चाहे वो बच्चे बोलो, चाहे वो यूथ बोलिए, सीनियर सिटीजन्स बोलिए, महिलाएं बोलिए, MSME वाले बोलिए, या फिर मिडिल एज्ड बोलिए जो नौकरी पेशा है। नौकरी पेशा के लिए इसलिए मैं बोलती हूँ सबसे उम्दा बजट है, क्योंकि आप देखिए टैक्स स्लैब के अंदर कितना फर्क पड़ा है, कहाँ 7 लाख तक पहुंचा दिया है ना। रिबेट पहली बार इतनी बढ़िया रिबेट दी थी 5 लाख से 7 लाख तक। तो जब जिसके हस्बैंड को इतना बढ़िया रिबेट मिल रहा है या जो वर्किंग लेडीज है उनको इतना बढ़िया रिबेट मिल रहा है, तो अपने आप रसोई अच्छी हो जाएगी, घर खुश हो जाएगा। दूसरी बात, एकलव्य मॉडल स्कूल्स खुल रहे हैं, तो जब बच्चों के लिए कितनी अच्छी बात है। नर्सिंग कॉलेजेस खुल रहे हैं, आप सोचिए जब नर्सिंग कॉलेजेस खुलेंगे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, प्लस हेल्थ सेक्टर के लिए अच्छा है। दूसरी बात यह है कि आप एग्रीकल्चर में देखिए, रेलवे में देखिए, तो मुझे तो ये बजट अच्छा ही अच्छा नजर आ रहा है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छा हो जाएगा, एयरपोर्ट्स ज्यादा आ रहे हैं, हेलीपैड्स आ रहे हैं, और क्या चाहिए। MSME के लिए नए नए निवेश कर सकते हैं लोग, टॉयज सस्ते कर दिए हैं। आप हिंदुस्तान 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। पर वही बात करें तो सोने चांदी महिलाओं के आभूषण होते हैं और वो बहुत पहनना वेयर पसंद करती है, लेकिन वो भी महंगे कर दिए। जब उनके पास टैक्स रिबेट इतना ईजी हो जाएगा, जब उनके इनकम सोर्सेज हाई हो जाएंगे, तो कुछ चीज महंगी नहीं लगती। जब आपके इनकम सोर्स लो होता है तब आपको खरीदने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है। जब आपकी इनकम इतनी अच्छी आ रही है तो आप वो भी चीज खरीदेंगे। औरों से भी हम जानना चाहेंगे मैम, कितनी उम्मीदों पर सरकार खरा उतर पाई? महिलाओं के लिए विशेष तौर पर बजट में आपको क्या देखने को मिला? क्योंकि हर किसी को एक्सपेक्टेशन होती है कि मुझे क्या मिला, तो एज ए महिला आपको क्या मिला इस बजट? आई एम अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, सो मैं ये कहना चाहूंगी कि भाई महिलाओं के लिए इन्होंने काफी अच्छा बजट रखा है इस बार। और क्योंकि देखा जाए तो अगर आप 2 लाख रुपए 2 साल के लिए FD बनाते हैं तो उसमें आपको 7.5% इंटरेस्ट मिलता है, विच इज वेरी मच इन द फेवर ऑफ फीमेल्स। सेकेंडली, बीइंग अ डॉक्टर आई विल से कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी इन्होंने काफी ध्यान रखा है मोदी जी ने। मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ मोदी जी की और निर्मला जी की। और जैसे कि इन्होंने नर्सिंग कॉलेजेस खोल दिए हैं, कोविड के लिए पॉलिसीज इन्होंने पहले से ही स्टार्ट कर दी हैं, दे आर वेरी मच अवेयर ऑफ एवरीथिंग। एंड सेकेंडली
ये ठीक है कि आई एग्री विद यू कि थोड़ा ज्वेलरी, सिल्वर एक्सपेंसिव हो गया, गोल्ड एंड सिल्वर, बट आई थिंक बाय नेक्स्ट टाइम उसमें भी थोड़ा बिल्कुल मेडिकल के फील्ड में बहुत सारी सौगातें मिली भी हैं। हालांकि इस बजट से महिलाएं काफी ज्यादा खुश नजर आ रही हैं। कमलेश दखनी इस वक्त उदयपुर से सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश, उदयपुर में किस तरीके का माहौल बजट के बाद आप देख पा रहे हैं? कितनी खुशियां वहां पर, कितनी जो उम्मीदें थी उनकी वो पूरी हो पाई हैं? बातचीत करिएगा उनसे। जी देखिए, बिल्कुल बजट आने के बाद जो महिलाओं में खुशी का माहौल है, कुछ लोग खुश भी और कुछ लोग नाराज भी है। हम जानेंगे कि जो बजट आया उस बारे में जो महिला है, जो गृहिणियां है, वो किस तरह से इस बजट को देखती है, क्या सोचती है, उस बारे में हम जानकारी लेंगे। हमारे यहाँ सब साथ में कुछ महिलाएं हैं, कुछ युवतियां हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह का बजट आया, क्या आपका सोचना है और किस तरह का बजट आपको उम्मीद थी, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। देखिए, उम्मीद तो ये थी कि जो कोरोना काल के बाद, जो स्ट्रगल्स के बाद ये बजट आया था, तो ऐसा लग रहा था कि कुछ चीजें जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं वो सस्ती होंगी। बजट अगर विकास की दृष्टि से देखा जाए तो अच्छा है, लेकिन वर्किंग वुमेन भी अगर है तो वो एक गृहिणी है सबसे पहले, और सारे बजट घर के हिसाब से, किचन के हिसाब से डिसाइड होते हैं, एजुकेशन, हेल्थ। तो इस बजट में ऐसा लग रहा था कि कुछ महंगाई पे कंट्रोल आएगा, कुछ किचन का बजट जो है वो थोड़ा स्लो डाउन होगा, पर अभी तक ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि न तो ट्रांसपोर्टेशन का में कोई खास इसमें लग रहा है कि कुछ सस्ता होगा, क्योंकि न तो पेट्रोल की, डीजल की कीमतों में आया है, नहीं कोई इस तरह की चीजों में है जिससे किचन का बजट हो। प्लस एजुकेशन से रिलेटेड की फीसें हैं बच्चों की, उसमें ट्रांसपोर्टेशन में कोई कमी नहीं आई है। प्लस इन्होंने ऐसा लिखा है कि स्लैब वर्किंग वुमेन के लिए या वर्किंग वर्क के लिए कि 5 से 7 लाख कर दिया, वो इट्स ओके, अच्छा है, वो अच्छी बात है। और उसमें सेविंग पे भी लिखा है कि 2 साल की जो 2.5 लाख तक की सेविंग है उस पर 7.5 लाख। लेकिन सेविंग होगी कब? सेविंग भी तो होनी चाहिए ना एक वर्किंग हाउसवाइफ की, कि भाई सेविंग होने के लिए आपकी महंगाई पे कंट्रोल होना जरूरी है। वही आज सिलेंडर उसी कीमत पे मिल रहा है, आज सब्जियां उसी कीमत पे मिल रही है, दालें उसी कीमत पे मिल रही है, तो कुछ तो कमी होनी चाहिए थी इनमें। और एक लेडी की सबसे बड़ी चाहत होती है गोल्ड, जो घर को बहुत प्रभावित करता है, शादी ब्याह, ये गोल्ड में तो और कीमत ऐसा लग रहा है कि उसकी कीमतें और बढ़ेंगी। तो ये थोड़ा सा निराशा है कि गोल्ड और इनकी कीमत थोड़ी कम होनी चाहिए थी। महंगाई, घर, किचन का बजट कम होना चाहिए था। जो देखते हैं अब आने वाले समय में और क्या खुलता है। अभी तक इतना ही समझ में आ रहा है कि किचन का बजट में कमी नहीं लग पा रही। बिल्कुल, कुछ महिलाओं का कहना है कि किचन का जो बजट अभी भी पूरी तरह से सही नहीं हो पाया। हमारे साथ कुछ महिला और है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो घर का बजट है आपका, रसोई इस पे डिपेंड होता है, उस बारे में क्या कहना आपका? जी सर, मेरा कहना तो ये है कि मेन गृहिणी के लिए ये वाला बजट है वो सही नहीं है। कहने का मतलब है कि जैसे गैस का सिलेंडर हो गया, वो पहले कहाँ 600 था, फिर 800, 1000, 1200 हो गया। उसमें से लेडीज क्या कमाए, क्या रखे, क्या करे, है ना। आज जैसे एक लेडीज है जिनके हस्बैंड नहीं है, बच्चे वगैरह है, तो वो बंदी क्या करेगी, क्या से क्या एडजस्टमेंट करेंगे। जैसे महंगाई बढ़ती जा रही, जैसे दालों का भाव हुआ, आटे वाटे का भाव हुआ, सब कुछ बढ़ते जा रहा, कुछ कम। बिल्कुल कमलेश, तो मिला जुला रिएक्शन देखने को मिल रहा है, कहीं खुशी तो कहीं गम। जहां एक और कुछ महिलाएं खुश नजर आ रही हैं, तो वहीं कुछ महिलाएं इस बात को लेकर नाखुश है कि जो रोजमर्रा की जिंदगी है वहां पर जो महंगाई दर है उसमें कुछ गिरावट के आसार थे, लेकिन वो शायद पूरे नहीं हो पाए हैं। रंजन दवे इस वक्त हमारे साथ जोधपुर से भी सीधे जुड़ चुके हैं। रंजन, वहां पर क्या कह रहे हैं लोग? क्योंकि जिस तरीके के रिएक्शन आ रहे हैं, कहीं लोग खुश नजर आ रहे हैं तो कई लोग नाखुश भी हैं, कह रहे हैं महंगाई में छूट नहीं मिली। जरा बात करिएगा वहां पर लोगों से। जी, निश्चित तौर पर बताना चाहूंगा कि यह जो बजट आया है, इससे पहले जो एक विषय रहा है वो महंगाई ही रहा है। हालांकि जो वृहद स्तर पर अगर देखा जाए तो जहां टैक्स रिबेट की जहां बात की गई है वहां लोगों में खुशी है, वहीं सामान्य गृहिणियां क्या मानती है, वर्किंग वुमेन्स क्या समझती है, उसको लेकर के बात करते हैं। बजट आज आया है, रसोई की बात करें, क्योंकि चुनावी बजट के रूप में देखे जा रहे थे, ऐसा कुछ क्या मानती है बजट को लेकर के आप? गैस के दाम कम होते तो ज्यादा अच्छा होता। हमारा मानना है कि गैस के दाम बहुत जरूरी है एक गृहिणी के लिए। कई योजनाएं और भी हुई है, जैसे कि नर्सिंग कॉलेजेस खुले हैं एजुकेशन के लिए, वो बहुत अच्छा है कि महिलाएं इंडिपेंडेंट होकर काम करेगी और पढ़ सकेगी। उनको बहुत अच्छा सहयोग मिला है, जैसे महिला बचत सम्मान भी मिला है, जैसे बैंक के लिए उनको 2 लाख पे 1.7% कुछ ऐसा करके उनको ब्याज भी मिलेगा, ये भी बहुत अच्छी है। पर गृहिणी के लिए तो जो ज्यादा उपयोगी गैस है, अगर वो ज्यादा उसका रेट कम होती तो अच्छा लगता, और अच्छा लगता। जी, और अच्छा लगता। आपका क्या मानना है?
खुशी हो रही है हमें कि महिलाओं के लिए बहुत अच्छे कदम उठाए गए हैं, जिसमें कि है ना 2 साल के लिए जो 2 लाख रुपए पे उन्हें 7.5% का ब्याज की मिल रही है छूट। कोरोना के टाइम में जो हमारे महिलाओं के खाते खाली हो जाते थे वो अब उन भरने की आशंका हो रही है, तो उम्मीद जगी है। और गैस के दाम का जो देखना है वो हालांकि कम होने चाहिए थे, पर इसमें कुछ हुआ नहीं है। तो और 157 जो नर्सिंग कॉलेज जो खुले हैं वो बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही। जी, निश्चित तौर पर रोजगार के लिए अगर बात की जाए तो अच्छी बात है। युवा हमारे साथ में है, ये बजट लबोलबाब अगर बात करें तो कैसा देखेंगे आप? युवाओं का तो शुरू से एक ही है कि उनको रोजगार के अवसर नए प्राप्त हो, और कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट मिल के ये योजना निकाले कि रोजगार कैसे खत्म किया, बेरोजगारी को खत्म कैसे किया जाए और रोजगार के नए अवसर कैसे प्रदान किए जाए। कॉलेजेस खुले हैं, लोन के लिए बात है, और भी कई सारे एकेडमिक्स के लिए इंस्टीट्यूशन की खोलने की बात की गई। क्या लगता है फर्क पड़ेगा इससे? जी, अगर सरकार ये घोषणाएं कर देती है लेकिन ये धरातल पे आ नहीं पाती और युवाओं तक ये पहुंच नहीं पाती। सरकार घोषणाएं तो बहुत करती है लेकिन वो उनका इम्प्लीमेंटेशन एक बड़ी समस्या के रूप में देख रहे हैं। आपका क्या मानना है? रोजगार के क्षेत्र में जो जिस तरह का काम हुआ है, बजट में बहुत अच्छी घोषणाएं हुई, ये नियमित समय पर पूरी होनी चाहिए ऐसी। और मैं बताऊं पर्यटन के क्षेत्र में बहुत ही नया रहा। रेलवे का जो अतिरिक्त बजट दिया गया है, ऐसी हमारी मंशा रहेगी। मैं तो सीधा बिलाडा विधानसभा के बर ब्यावर जो रेल लाइन है वो उस कोटे से जुड़ जाए तो हमारे लिए सोने पे सुहागा रहेगा। जी, पर्यटन की आपने बात की, जोधपुर बड़ा हब के रूप में देखा जाता है। एजुकेशनिस्ट के नाते अगर बात करें तो क्या मानेंगे आप? आप अभी देख रहे जैसे G20 की बात करें, G20 में कितना जोधपुर को सजाया समा, और जिस तरह से बाहर के लोग आ रहे हैं तो निश्चित रूप से यहाँ निवेश होगा। पर्यटन के क्षेत्र में खूब सारे दर्शनीय स्थल है, बढ़ावा मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। जी देखिए, लगातार मिलीजुली प्रतिक्रिया है। महिलाओं ने एक और खुशी जाहिर की है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि महंगाई को लेकर के अगर बात की जाए तो सबकी आस इस पर टिकी थी कि गैस के सिलेंडर्स के जो दाम है, ट्रांसपोर्टेशन के दाम है, वो कहीं ना कहीं कम होंगे तो महंगाई उससे कम होती है। लेकिन इसको लेकर के लगातार लोगों ने रंजन, एक और जहां विकास के लिए जो घोषणाएं की गई उसे लेकर लोग खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं जो गैस सिलेंडर है, घरेलू गैस सिलेंडर जो महिलाएं अक्सर यूज करती है, वो कहीं ना कहीं महिलाओं का बजट भी बिगाड़ रहा है। और यही वजह है कि एक उम्मीद थी कि इस बार गैस सिलेंडर के दाम घटाए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यहाँ पर महिलाओं का दर्द देखने को मिल रहा है। महिमा सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। महिमा, क्योंकि ERCP भी एक बड़ा मुद्दा था और लोगों को ये उम्मीद थी कि इस बजट में हो सकता है इसको घोषित किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और इसे लेकर लगातार विपक्ष हमलावर भी है। लोग क्या कह रहे हैं इसे लेकर? क्या उम्मीद थी इस बार लोगों को और ऐसा नहीं हुआ तो उससे चोट भी पहुंची होगी? जी बिल्कुल प्रियंका, देखिए और भी महिलाएं मेरे साथ यहाँ मौजूद है और मैं मैम से जानना चाहूंगी, मैम बीइंग ए सीनियर सिटीजन, देखा गया है कि बजट में सीनियर सिटीजन को काफी फायदा इस बार मिला है, तो आपकी नजर में वो कितना सही है? देखिए, मेरी एज 67 ईयर ओल्ड हो रही है, मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ और आई एम ए बिजनेसमैन, मैं स्वास्थ्य ज्वेलरी की ऑनर भी हूँ। लेकिन मैं देख रही हूँ और तो सब चीजें अच्छी लगी, उन्होंने बुजुर्गों के लिए और भी कुछ अच्छा कर सकते थे। जो उन्होंने किया फिर 15 लाख से 30 लाख का जो उन्होंने किया है वो अच्छा है। अच्छा, ब्याज की जो उन्होंने जो टैक्स हटा दिया है 5 लाख से, जो हमने अभी यहाँ लेटेस्ट गवर्नमेंट ने कुछ किया था तो उसमें हमने ये दिखाया तो उसमें कुछ फायदा है, लेकिन कुछ अच्छा कर। लेकिन फर्स्ट उन्होंने बोला कि कुछ कहते हैं कि ज्वेलरी अब आगे बहुत पैसे अच्छे आएंगे तो ज्वेलरी खरीद सकते हैं, लेकिन ज्वेलरी को मैं देखते हुए 3 साल में ज्वेलरी किस पोजीशन में पहुंची है। अभी तो ज्वेलर बोलने लगे हैं कि भाई ज्वेलरी अच्छी बिकेगी, फिर वही सिल्वर की रेट बढ़ गई, सोने की भी रेट बढ़ गई और उस पर टैक्स भी ज्यादा लग जाएगा। मतलब आपको कहना है जिस दर से महंगाई बढ़ रही है उस दर से इनकम नहीं बढ़ रही है? बहुत सी चीजों में, बहुत सी क्षेत्र में बहुत अच्छा काम भी हुआ है, ऐसा नहीं, उससे काफी फायदा भी होएगा, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे रह गए हैं जिनमें कुछ गरीबों के लिए भी अच्छा हो रहा है, कुछ गरीबों के लिए खराब भी हो रहा है। देखिए और भी महिलाएं मेरे साथ मौजूद है। मैम, बजट आया है, उसमें कुछ देखा गया कि गृहिणियों के हिसाब से क्या बजट, क्योंकि रसोई का बजट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ऐसे में बजट में कुछ दिखा कि रसोई का बजट इस बार सुधरेगा महिलाओं के लिए? देखिए, रसोई का हमारा जो सीधा रिश्ता होता है वो होता है अनाज से, खाद से, खेती से। किसानों का मुद्दा विगत कुछ वर्षों से हमारे देश में बहुत ज्यादा चल रहा था। मोदी जी ने एक बहुत अच्छी चीज करी है, एक तो किसानों के लिए सम्मान निधि दी गई है, उसके तहत उन्होंने अच्छा पैसा दिया है। फिर दूसरा एक वैकल्पिक उर्वरक, यानी जो हमारे फर्टिलाइजर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एक केमिकल फर्टिलाइजर बाहर से विदेशों से आता है उसकी जगह वैकल्पिक इस्तेमाल किए जाएंगे और उसमें PM केयर उसको बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया जाएगा इस बार, और उसमें PM केयर धन योजना की शुरुआत होगी।
गोबर धन, गोबर से बना जो है उसका भी पूरा, गोबर से पूरी उसकी वैसे गोबर की बायोगैस है, इन सबको भी काफी बढ़ावा दिया गया है। तो अगर एग्रीकल्चर हमारा सुधरेगा, किसानों को निधि देगी, कृषि की ट्रेनिंग दी जाएगी, उससे धीरे धीरे वो बदलाव आएगा और रसोई तक आते आते उसमें काफी सुधार आएगा। जी मैम, आपके क्या विचार है इस बजट को लेकर? कैसा लगा ये बजट और कैसी दिखती है? ओवरऑल अच्छा है बजट। जो 7 लाख का स्लैब बढ़ा दिया है दैट इज गुड। बहुत समय से उसकी जरूरत थी, बट फिर भी बहुत कुछ है। जो किचन की प्लेटिंग है वो बहुत महंगी होती जा रही है। सबसे बड़ी जरूरत है न्यूट्रिशन, और जहां उसी की प्राइसिंग बढ़ जाएगी तो आप सोचिए एक संतुलित थाली कैसे बनेगी। न गैस सस्ता हुआ है, पेट्रोल भी शेयर्स की तरफ बढ़ रहा है, तो इन जनरल महंगाई तो बढ़ ही रही है। अगर वो हमें दे रहे हैं पर वो कम पड़ रहा है, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं दे रहे हैं पर वो कम पड़ रहा है, और कुछ तो करना पड़ेगा कि महंगाई की दर कम हो, जिससे एक आम आदमी को एक थाली तो पूरी मिल पाए। जी जी, देखिए मैं मैम से बातचीत करना चाहूंगी। मैम, विपक्ष लगातार इसको लेकर हमलावर है। मुख्यमंत्री का भी ट्वीट आया कि बजट से प्रदेशवासी खुश नहीं है, उनको इतना कुछ नहीं मिल पाया। ईआरसीपी प्रोजेक्ट को लेकर भी जो है सरकार ने घेरा। देखिए, विपक्ष तो हमेशा नाराज ही रहता है। दुनिया में आप हर इंसान को, हर व्यक्ति को हमेशा खुश नहीं रख सकते। मोदी जी बिल्कुल सही बात कहते हैं कि आलोचना और आरोप के बीच में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। आलोचना करना, समझदार व्यक्ति आलोचना करता है बिकॉज उसको बहुत रिसर्च करना पड़ता है। विपक्ष ने जब विपक्ष के टाइम पे बजट पेश किया था तो क्या पेश किया था, और अभी राजस्थान का बजट के बारे में वो क्या सोच रहे हैं। दूसरी बात, आरोप लगाना तो इजी है, किसी के ऊपर भी बैठे बैठे आरोप लगा दो। आपको सब कुछ दे देंगे ना, तब भी आप पूछोगे हमें तो कुछ नहीं मिला। तो ये तो विपक्ष की कमजोरी है, ये विपक्ष की गलती है। वो प्लीज खुद अपने बारे में सोचे। आज वो राजस्थान के बारे में देख के राजस्थान के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करे। मोदी जी ने, निर्मला सीतारमण जी ने पूरे देश को देखा है, 130 करोड़ की आबादी वाले देश को देखा है, हमारे डिफेंस सेक्टर को देखा है, हमारे रेलवे सेक्टर को देखा है, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को देखा है, हमारे एजुकेशनल सेक्टर को देखा है, हमारे हेल्थ सेक्टर को देखा है, हमारे हर सेक्टर को देखा है, एमएसएमई सेक्टर को देखा है, बिजनेस सेक्टर को देखा है। तो जब इतने दूरदृष्टिता, इतनी बड़ी होराइजन होती है ना, तो उसके अंदर लोगों को बहुत इजी लगता है कि उनमें कुछ कमियां ढूंढें। कमियां ढूंढने का काम विपक्ष को अब बंद कर देना चाहिए। उनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि मोदी जी इज अ वेरी पावरफुल लीडर। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज, एंड हमारा बजट एक बहुत ही खूबसूरत एंड प्रोग्रेसिव बजट है। देखिए प्रियंका, आपने देखा कि महिलाओं का हालांकि दर्द रसोई को लेकर बरकरार है कि इस वक्त जो है थाली की में कोई हमें कटौती नहीं देखने को मिली है, पर वहीं दूसरी ओर बजट से काफी खुश भी है। खासतौर पर कामकाजी महिलाएं इस बजट से खुश है क्योंकि जो है उनके टैक्स स्लैब में भी जो है इजाफा कम कर दिया गया है। दूसरी ओर यहाँ पर और भी महिलाएं मेरे साथ मौजूद है जिनसे हम बातचीत करेंगे। मैम, कैसा लगा बजट? आज का बजट के निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट दिया है वो बहुत ही सराहनीय लायक है, क्योंकि आज वो एक महिला होके हर महिलाओं के बारे में, पूरे राष्ट्र के बारे में सोचकर ही आज वो आगे कदम रखा है। और ये बजट चाहे कैसा भी हो, लेकिन हमारे कार्य क्षेत्र के हम कार्य किस प्रकार कर रहे हैं, आगे बढ़ावा किस प्रकार दे रहे हैं, वो हम पर भी निर्भर करता है। वो केवल बजट केंद्रीय मंत्री पर भी डिपेंड नहीं है, सिर्फ भारत का हर व्यक्ति पे है कि हमको कार्य करना है, हमको बजट को आगे बढ़ाना है। तो उसके लिए राष्ट्र के, देश के हर व्यक्ति को आगे बढ़ना पड़ेगा और सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि आज मोदी जी जो भी योजनाएं निकाल रहे हैं, वित्त मंत्री निर्मला जी ने जो भी आज योजनाएं निकाली है तो बहुत राष्ट्र के हित के लिए निकाली है। और हर महिला, हर देश का व्यक्ति जागरूक होगा तभी ये सारी चीजें संभव है, और राष्ट्र का कल्याण तभी संभव है। और बजट हमारे लिए सर्वप्रिय है। और जो भी आज चाहे गोल्ड हो, चाहे रसोई का हो, कुछ चीजें हमारे अनुकूल हो सकती है, मैं ये नहीं बोलती, लेकिन समय के हिसाब से सब कुछ हमारे अनुकूल ही है, और इसको हमको पॉजिटिव तरीके से लेके अच्छा कार्य हम कर सकते हैं। और क्या कुछ उम्मीदें थी? क्या लगता है कि और भी सरकार ये कर सकती थी महिलाओं के लिए, जो आप एड ऑन करना चाहें? देखिए, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, पर अभी हमको इंतजार करना चाहिए। थोड़ा सा हम देखते हैं कि कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी। और मुझे लगता है कि जो बजट आया है उस पे अगर हम कार्य करती रहेगी सरकार, उस पे लोग समझते रहेंगे तो बदलाव आएंगे। हर चीज को समय लगता है सेटल होने में, तो धीरे धीरे बदलाव होंगे, चीजें सेटल होंगी और हम चीजों को समझने लग जाएंगे। तो मुझे लगता है कि हाँ, ये अच्छा बजट आया और हमको इस पे असर मिलेगा। अच्छा,
क्या लगता है मैम, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी इस बजट में कुछ किया गया है और क्या आपकी डिमांड्स हैं सरकार के लिए कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी कुछ करना चाहिए? बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो ये बजट वैसे है तो बहुत अच्छा, और महिलाओं की सुरक्षा के लिए जैसे इन्होंने अभी कुछ VIP नंबर्स लॉन्च करे हैं, है ना, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ड्यूरिंग द कोई महिला अकेले जा रही है रास्ते में, तो ये बहुत अच्छा किया। अभी रिसेंटली जो पुलिस है इन्होंने न्यू नंबर्स वगैरह करे हैं। सेकेंडली इन्होंने जो जितने भी जैसे विलेजेस हैं उधर इन्होंने न्यू हॉस्पिटल्स खोले हैं विलेज एरियाज में, और इसलिए ताकि ड्यूरिंग डिलीवरी इजीली एम्बुलेंसेस हायर सेंटर्स पे लेके आ जाएं। तो इसमें से अभी आई हैव सीन रिसेंटली जो क्या कहते हैं डेथ रेट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड क्या कहते हैं अदरवाइज ऑल्सो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है पेशेंट, वो उस वजह से डेथ रेट्स बहुत कम हो चुके हैं पहले से, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि हमारा कनेक्शन बिटवीन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सेक्टर बहुत जल्दी इन्होंने कवर कर लिया, और ये आगे भी मैं चाहती हूँ और इम्प्रूवमेंट हो जाए इसमें। मैम, और क्या कुछ उम्मीदें थी इस बजट से? अभी तक तो जो उम्मीदें थी वो खरी हुई हैं, बिकॉज ये अगर आप देखें ये बजट लास्ट टाइम के बजट से बेटर बजट है। चुनावी वर्ष का भी बजट कहा जा सकता है। वो तो किसी भी वर्ष का बजट आए वो जब आता है तो लोग ऐसे ही कहते हैं, है ना, तो चुनावी ये सबके लिए होगा। आपके लिए भी ये बजट है, मेरे लिए भी बजट है, ये कैमरा पर्सन है उनके लिए भी बजट है, हम सबका बजट है। हमें इसको ओपन आर्म्स के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए, इसके अंदर अच्छाइयां देखनी चाहिए। ये मेक इन इंडिया का बजट है। ये जो इंडियन चीजें हैं, जो इंडियन लघु उद्योग है, जो लोकल फॉर वोकल जो एक मोदी जी का कहना है, जो हेल्थ के लिए मोदी जी का कहना है कि सब घरों के अंदर न्यूट्रिशियस फूड जाए, मिलेट जाए, तो इससे कॉटेज इंडस्ट्रीज भी बढ़ेंगी। ये उस तरह का बजट है और इसको हमेशा खुशी खुशी एक्सेप्ट करना चाहिए। जी देखिए प्रियंका, महिलाओं का यही कहना है कि हम इस बजट से बेहद खुश है और जो भी बजट है हम उसका खुलकर स्वागत करते हैं और आगे भी यही एक्सपेक्ट करेंगे कि आने वाले समय में भी बजट में महिलाओं के लिए विशेष तौर पर योजनाएं लाई जाए, उनकी सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य का ध्यान खास तौर पर रखा जाए। तो आपने देखा कि कैसे गृहिणियां आज खुश दिखाई दी, पर रसोई जो बजट है उसको लेकर उनकी दुख हमें देखने को मिला कि उसमें भी कुछ कम होता तो ये बजट और भी खुशनुमा साबित खासतौर पर महिलाओं के लिए होता। बिल्कुल महिमा, कुछ बातें हैं जो कुछ उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो सकी हैं। रंजन सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि रंजन सबको खुश नहीं किया जा सकता है, ये गलत नहीं होगा कहना, लेकिन जो युवा थे उन्हें खासा उम्मीदें थी इस बजट से कि रोजगार मिलेगा, क्योंकि युवा बहुत ज्यादा बेरोजगार हो चुके हैं। सिर्फ एक मांग है उनकी कि उन्हें रोजगार दिया जाए। अगर आपके पास युवा हैं तो जरा उनसे बातचीत करिए और ये जानने की कोशिश करिए क्या वो इस बजट से खुश हैं रोजगार को लेकर। जी निश्चित तौर पर बात करते हैं। रोजगार को लेकर के अगर बात की जाए तो इस बजट के लिए क्या उम्मीदें थी और कितनी हद तक सही बैठी? देखिए, केंद्र सरकार रोजगार और युवाओं के लिए विशेष तौर पर काम कर रही है और साथ में जितना भी जो काम किया है युवाओं के लिए प्रावधान रखे हैं बजट में, एजुकेशन से रिलेटेड है, मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको बढ़ाया गया है और साथ में SME को जो बजट दिया गया है उसमें जो लघु उद्योगों को दिया है उससे रोजगार सृजन होगा और साथ में अन्य कई जो इंफ्रास्ट्रक्चर को किया है, प्राइवेट कंपनीज को भी इसमें प्रमोट किया गया है, तो उनको सबको जो टैक्स को कम किया उससे भी फर्क पड़ेगा। निश्चित तौर पर जैसा आपने बात करी थी मेरे साथ में, तो ये बात तो सही है कि सरकार सबको तो सरकारी नौकरी नहीं दे सकती, चाहे केंद्र की बात करें राज्य की बात करें। ऐसे में जो आपको जो प्रावधान किए गए हैं, नए कॉलेजेस हैं, तो निश्चित तौर पर आवश्यकता रहेगी, स्टाफ की भी आवश्यकता रहेगी। क्या मानते हैं कि ये प्रभावी रहने वाले हैं? जी ये प्रभावी रहेंगे और कई युवाओं को इससे रोजगार के नए अवसर भी प्रदान होंगे। कई एजुकेशन के बाद भी स्टूडेंट को मौका नहीं मिल पाता, लेकिन ये एक अच्छा मौका होगा और इनको नए कॉलेज और इससे कहीं न कहीं इससे युवाओं में रोजगार के नए अवसर प्रदान होंगे। देखिए बिल्कुल बिल्कुल रंजन, तो हमने बजट को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई, एक और जहां सरकार तारीफ कर रही है वहीं लगातार विपक्ष इसे लेकर हमलावर भी है। ग्राउंड रिपोर्ट देख लोगों को खुद पता चल गया होगा कि आखिर बजट को लेकर लोग कितने खुश हैं और कितने लोग नाखुश हैं। हालांकि मिला जुला असर इसका देखने को मिल रहा है, कुछ लोग खुश भी नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ लोगों की जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो सकी हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए और तमाम लोगों से बातचीत करने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।